Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep AG Chemistry. In this video session we are going to discuss the development of wave mechanical model of the atom. Actually Niels Bohr considered only the particle nature of the electrons. He do not explain the wave nature of the electrons. Okay, but before it we will find the number of spectral lines in the hydrogen spectrum. Okay, so let us see here. तो देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा जो है फर्स्ट ऑर्बिट है. इट इज आवर सेकेंड ऑर्बिट, इट इज आवर थर्ड ऑर्बिट, इट इज फोर्थ, इट इज फिफ्थ, इट इज सिक्स्थ, इट इज सेवेंथ एंड डॉट डॉट डॉट, it is the nth orbit. Now when the electron, an excited electron, jump from higher to the any of the orbit, either here or here, then how many number of spectral lines we can obtain? According to the formula, the number of spectral lines is equals to n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2. This is the number of spectral lines. देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो कि हमारा इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है, हम लोग इसको मान ले रहे हैं कि ये कोई भी ऑर्बिट हो सकता है n2. अब यहां से ये किसी भी ऑर्बिट में जंप कर सकता है, ये फिफ्थ में आ सकता है, सिक्स्थ में आ सकता है, सेवेंथ में आ सकता है. तो अगर आपको फर्स्ट और फाइनल दिया हो तो आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है कैलकुलेट कर सकते हो. तो यहां से अगर ये जंप कर रहा है तो मान लो कि हमारे पास n2 जो है ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 4 और n1 जो है कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा 2 है. देन हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस? तो यहाँ पे according to formula, number of spectral lines will be, it is n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2. So here it is 4 minus 2 into 4 minus 2 plus 1 by 2. So it is 1 into 3. Spectral lines will be 3 and this is our answer. Actually यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं फोर्थ में इलेक्ट्रॉन, हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है. तो देखो इसको हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं. वो देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है तो ये फोर्थ से किस में आ सकता है, डायरेक्टली जंप कर सकता है सेकंड में. हो सकता है कि ये फोर्थ से क्या हो जाए, थर्ड में आए और फिर क्या हो, थर्ड से सेकंड में जाए. तो यहां देख सकते हो इट इज 1 2 एंड 3. तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हो गए, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये हमारा मिलेगा 3. एक दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास क्या है n2 is 7 and n1 is 3. Then number of spectral lines, देखो क्या होगा फॉर्मूला, according to the formula, number of spectral lines is equals to 7 minus 3 into 7 minus 3 plus 1 by 2. तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 into 4 plus 1 upon 2 और ये हमें दे देगा 2 into 5 that is 10. तो देखो बिना फॉर्मूले के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 7 से ये थर्ड पे जब जंप कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये आपको 10 आ रहे हैं. ये कैसे आ रहे हैं, तो देखो ये कैसे आ रहा है. देखो पहले 7 है, 7 से अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली थर्ड में जंप कर जाए, एक कंडीशन. 7 से इलेक्ट्रॉन क्या हो, फोर्थ में आए और फिर फोर्थ से क्या हो, थर्ड में जाए. नेक्स्ट क्या है, 7 से फिफ्थ में आया, फिफ्थ से फोर्थ में गया और तब क्या हुआ, फोर्थ से थर्ड में आया, या डायरेक्टली फिफ्थ से क्या हो गया, थर्ड में चला गया. 7 से 6 में गया
6 से 5 में गया, फिर 5 से 4 में आया, या डायरेक्टली 6 से 4th में चला गया, या डायरेक्टली 6 से 3rd में चला गया। तो काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हुए। तो आप डायरेक्टली चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर द बेस्ट वे इज टू कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप रेगुलर वे में, रेगुलर पैटर्न में चलोगे तो आसानी से फाइंड कर सकते हो कि एक ट्रांजिशन अगर इलेक्ट्रॉन का हो रहा है किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, तो फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने मिलेंगे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस by the transition of electrons from the one orbit to the other. Okay, now note it, then we will discuss the next topic. Now the next topic, wave mechanical model of atom. In the wave mechanical model, we first discuss the de Broglie wave equation. De Broglie wave equation. Actually, Niels Bohr fails to explain the wave nature of the electrons, but the scientist called de Broglie, who give the dual behavior, who derive the equation and says that the electron have dual behavior, it's so particle as well as wave nature also. Okay, from the equation of Einstein, it is E equals to m into c square. And from the equation of Planck's quantum theory, that is Max Planck's, it is E equals to hc upon lambda. These two are the energies, so it is m into c square equals to hc upon lambda. So now we can replace the value of c. So it is m into c equals to h upon lambda. Since c is the speed of light, so we can replace it with the speed of electron. So we consider v is the speed of electrons and m is mass of electrons. So here it is m into v equals to h upon lambda, and so lambda equals to h upon m into v. And this was the most famous equation where the wavelength is related with the momentum of the particle. That means here this explains the particle nature of a body and this is its wave nature. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि mv जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये बता रहा है कि ये कोई जो है बॉडी है उसका पार्टिकल नेचर है, और लैम्डा जो है ये उसका वेव नेचर है, यानी कि ये इसके वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच de Broglie ने क्या किया, एक रिलेशन फाइंड किया। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं P इज द मोमेंटम, and so P equals to what, m into v, and so we can write the wavelength of the particle or the electron is equals to h upon its momentum p. Okay, now if the kinetic energy of the electron is given, at that condition the kinetic energy is related with momentum as
P square upon 2 into m. So we can find the P momentum is as under root 2 into mass of the particle into kinetic energy. And so we can replace this value. So lambda is equals to h upon under root 2 mass of electron into its kinetic energy. So this is the very important relation where the kinetic energy of the electron and its mass is given. Okay? तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, मॉडर्न फिजिक्स में। ये इक्वेशन जब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का गिवन होगा तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन जानते हैं उस रिलेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। चलिए देखो ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं। P इक्वल्स टू होता है m इंटू वी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। अब यहां से m को कॉमन कर लो तो ये दे देगा m इंटू वी स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो यहां से 2 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या दे दिया, ये दे दिया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और ये आकर के इधर डिवाइड हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या दे दिया, P स्क्वायर इक्वल्स टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब यहां से ये रिलेशन फाइंड किया गया तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन के थ्रू ये रिलेशन। अब देखो एक दूसरा रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज एंड इट कैन एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ये कैसा रिलेशन आता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय potential difference V, then its kinetic energy is equals to what, Q into V. That means when the electron is accelerated by the potential difference V, then its kinetic energy equals to Q into V, where Q is charge of electron and V the potential difference. तो यहां देखो फिर से एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर सकते हैं और ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फिर यहां से फिर क्या रिलेशन देगा, लैम्डा इक्वल्स टू h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट 2m इंटू q द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे ध्यान देना है q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप e भी ले सकते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड v the potential difference. So these are the important relation. The first one, the second, and the third. These three are the very important relation which is used in de Broglie-Wave equation. Okay? तो पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग रिलेशन देखते हैं नील्स बोर के MVR में और de Broglie-Wave equation में। ओके, चलो इसको नोट करो। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन Niels Bohr theory and de Broglie equation. Actually, Niels Bohr considered that the electrons move on circular path. So the total distance of this circular path is what? 2 pi into r. And de Broglie considered that if the electron is a wave, then it's move like a wave pattern. Like a wave. So he considered that the number of wavelengths is n into lambda. Now, according to this,
the 2 pi r, that means the distance of the circumference or length of the circumference and the number of wavelengths, so it is n into lambda according to de Broglie. ओके, तो de Broglie ने ये चीज दिया कि अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल लेंथ के होंगे और n लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा 2 पाई आर। अब देखो हम लोग यहां से क्या जानते हैं, 2 पाई आर इक्वल्स टू n, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज h अपॉन m इंटू v। अब चेंज करो अकॉर्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन m v, द de Broglie वेव इक्वेशन। अब यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा और 2 पाई आर को इधर ले जाओ। सो अकॉर्डिंग टू दैट एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एंड इट वाज गिवन बाय Niels Bohr. According to Niels Bohr atomic theory, the electrons move in the orbit where the value of angular momentum mvr is integral multiple of h upon 2 pi। तो ये दोनों रिलेशन जो है de Broglie वेव इक्वेशन से आसानी से डिराइव हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों में डायरेक्ट रिलेशन था। तो नील्स बोर का जो पार्टिकल नेचर था वो de Broglie के ड्यूअल बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल बिहेवियर या फिर मैटर वेव इक्वेशन से आसानी से क्या हो गया, कंपनसेट हो गया और एक्सप्लेन हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पे एक्चुअल क्या हुआ, सबसे पहले ये डिस्कस किया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर ये कह लो कि लाइट जो है इसका ड्यूअल बिहेवियर था। पहला क्या था, वेव नेचर, और दूसरा क्या था, पार्टिकल नेचर। तो इस वेव नेचर से क्या एक्सप्लेन हुआ, वेव नेचर से एक्सप्लेन हुआ इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। पार्टिकल नेचर इसने क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो de Broglie ने भी सेम कंडीशन में क्या कहा, इलेक्ट्रॉन हैव ड्यूअल बिहेवियर, दैट मींस इट हैज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बोथ। और फिर उसने रिलेशन क्या दिया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो इस रिलेशन से आसानी से ये एक दूसरे का कंपनसेशन हो गया कि ये इनके पास क्या है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर है इलेक्ट्रॉन्स के पास। ओके, अब देखो यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे क्या है, लैम्डा अगर ये बढ़ेगा तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो फिर लैम्डा डिक्रीज होगा। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या है, और रिलेटेड है। ठीक है, दैट मीन्स द वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर ऑफ the electrons or the any microscopic particles. Actually, the equation holds for every body. That means bigger body or a smaller body. But the value of wavelength for the microscopic particles like electron, protons, neutrons, it is significant. But in case of large body like football, human body or anything, it is insignificant because the momentum is very very large and the wavelength is very very small. So if we are going to calculate the momentum and then the wavelength of a ball, football, then their wavelength are so small that they are insignificant or negligible. So de Broglie wave equation, matter wave equation actually holds only for the microscopic particles. तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छे से क्या होता है, होल्ड होता है। बड़े पार्टिकल्स, मेजर पार्टिकल्स के लिए de Broglie वेव इक्वेशन जो है ये होल्ड तो होता है, लेकिन
जो वेवलेंथ होता है वो उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि वो इनसिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स लाइक पार्टिकल्स के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। ओके, चलो अब इसको नोट कर लो, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, जो एक दूसरा शॉर्ट कमिंग्स था इसका, नील्स बोर का, जिसको दूर किया था हाइजेनबर्ग ने, जिसको हम लोग जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, देन वी विल डिस्कस द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। Okay, first see a question. Here it is given, find the ratio of wavelengths of the proton and alpha particles if momentum is same and if the kinetic energy is same. So first condition, here proton and alpha particles. As we know, the mass of proton is Fm, then the mass of the alpha particle is 4m. That means it has 4 times mass than the proton. Now the momentum for proton is p and the momentum for alpha particle is also p. So these two are equals. So wavelength for proton equals to h upon p and wavelength for alpha particle is also h upon p. So taking the ratio, इट इज 1:1। तो यहाँ हम लोग देखें कि दोनों के लिए मोमेंटम का वैल्यू सेम है, और जब मोमेंटम का वैल्यू सेम है तो फिर रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो सेकेंड कंडीशन देखो, सेम है कि प्रोटॉन है और अल्फा है, तो प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा क्या होगा, 4m होगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स हेवियर होता है। ओके, अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स हेवियर देन द प्रोटॉन। नाउ द काइनेटिक एनर्जी इज Ke and kinetic energy for the both same. We considered it as x and it is also as x. Now the wavelength which is related to the kinetic energy, wavelength for proton is h upon under root 2 into mass of proton into the kinetic energy. Okay. Now for alpha particle, the wavelength is h upon 2 into 4m into kinetic energy, and the kinetic energy of the both are equal. So take the ratio lambda of proton upon wavelength of alpha particles is h upon 2m into x upon h upon 2 into 4m into x. So here h is cancelled with h, 2 with 2. तो देखो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा under root 4/1, and so here it is 2:1. So the value of wavelength of proton upon the wavelength of alpha is 2/1. That means as the mass of the particle increases, its wavelength is decreases. As compared to proton, the wavelength of the alpha particle is reduced by half, or the wavelength of the proton is 2 times the wavelength of the alpha particles. So this is the relation. Okay? चलो अब इनको नोट करो, फिर हम लोग आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So next it is Heisenberg's uncertainty principle. This is our next topic, the Heisenberg's uncertainty principle. देखो एक्चुअल में क्या था कि नील्स बोर ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उन्होंने कहा था द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिटल इज फिक्स्ड। दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट वेयर द एनर्जी इज फिक्स्ड।
Heisenberg explained that it is impossible to measure the exact position and the exact momentum. So according to him, the Niels Bohr theory was not correct at this point, because according to uncertainty principle, it is impossible to measure exact position and exact momentum of an electron at the same time, यानी कि यहां पे कंडीशन क्या था कि नील्स बोर ने ये कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पोजीशन यानी कि ऑर्बिट का फिक्स नंबर और उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि नहीं, ये जो है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज हम लोग इसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, एंड ही गिव द रिलेशन दैट द चेंज इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन and its change in momentum is greater than or equal to h by 4 pi, where delta x is what? Change in position of electron and delta p the change in momentum of the electron. Now if we put the value of delta p as the mass into change in velocity, because mass of the particle is constant, so we only consider the change in velocity. So this equation will be as delta x into m into delta v is greater than or equals to h by 4 pi, and so it is change in position and change in velocity is greater than or equals to h upon 4 pi into m, and this is the Heisenberg uncertainty principle. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन या फिर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, तो इन्होंने यही कहा कि साइमल्टेनियसली हम लोग एक साथ दोनों का मेजर ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अगर पोजीशन मेजर करेंगे तो फिर क्या होगा, मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते हैं, एनर्जी मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग एनर्जी मेजर करेंगे तो फिर एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन भी नील्स बोर के एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन था कि उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, अब देखो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हाई इट इज आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, तो ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो सेशन में इतना ही, आप इसको नोट कर लो। थैंक यू।